हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम फिर से हाजिर हो गए आपके लिए आपका एक नया अध्याय लेकर। लेकिन इस नए अध्याय के साथ ही आज हम खत्म कर देंगे अपनी स्पर्श बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वर्णनात्मक प्रश्नों को। तो ये वर्णनात्मक प्रश्न आपके आज जो लेकर आई हूँ ये आपकी बुक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड का अंतिम अध्याय है और साथ ही साथ हमारी बुक का भी अंतिम अध्याय है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 10वें अध्याय की। 5 अध्याय हमारे पास गद्य खंड में थे और 5 काव्य खंड में। तो गद्य खंड के हम कंप्लीट कर चुके थे और आज हम कंप्लीट कर लेंगे काव्य खंड के। अब इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, वर्णनात्मक प्रश्न तो हमारी दूसरी बुक संचयन से भी आ रहे हैं, तो इसके बाद हम करेंगे अपनी संचयन बुक के 4 अध्यायों के वर्णनात्मक प्रश्न। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, फटाफट जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं अपने इस अध्याय के क्वेश्चंस, क्योंकि भाई अभी हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, सारी चीजों को कंप्लीट करना है कि नहीं। तो चलिए आज हम करते हैं अपने क्लास 9th हिंदी कोर्स बी की हमारी बुक है स्पर्श भाग 1, इसके गद्य खंड का अंतिम और 10वां अध्याय है हमारा नए इलाके में और खुशबू रचते हैं हाथ। यहाँ पर ये 2 कविताएं हमारे सामने अरुण कंवल जी ने प्रस्तुत करी थी। इन दोनों के ही माध्यम से उन्होंने आज जहां पहली जो कविता थी बहुत ही तेजी से हो रहे कंस्ट्रक्शन के बारे में हमको अवगत कराया था कि इतनी ज्यादा नवनिर्माण हो रहे हैं कि हम जो अपने स्मृति पटल में यानी कि अपनी याददाश्त में जिन चीजों को बसा कर रास्तों को पहचान कर घर से निकलते हैं, वापस आते समय वो सभी रास्ते बदल जाते हैं क्योंकि वहां नया निर्माण हो चुका होता है। वही दूसरी कविता जो है खुशबू रचते हैं, इसके माध्यम से इन्होंने बताया कि हमारे घरों को महकाने वाली ये अगरबत्तियां, ये धूप बत्तियां जिन जगहों पर बनाई जाती है वो कितने ज्यादा गंदे और बदबूदार है, और साथ ही इनको बनाने वाले लोग भी कितनी विभिन्न परिस्थितियों, कितनी विपरीत परिस्थितियों के साथ जद्दोजहद करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी थी ये दोनों कविताएं, हमने अच्छे से पढ़ी हुई हैं और इसके बाद हमने इन्हीं दोनों कविताओं पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न भी किए। अब अगर हम बात करते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की, क्योंकि हमारे पास काव्यखंड गद्यखंड से दोनों से वर्णनात्मक प्रश्न भी आ रहे हैं, तो इस पार्ट से भी आ सकते हैं, तो इसको भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए आज इस अध्याय पर आधारित 15 वर्णनात्मक प्रश्नों को हम करेंगे, ठीक है, जैसे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वे में आपको कराए, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास में जो प्रश्न है, नए इलाके कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो अभी हम पहली कविता ले रहे हैं, कौन सी, नए इलाके में। इस कविता में उन्होंने क्या बताया, तो इस कविता का मेन जो केंद्रीय भाव है वो तेजी से बढ़ते हुए नव निर्माणों की तरफ से है। किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे जो घर जाने के रास्ते हैं उनको हम भूल जाते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है ना। नए इलाके कविता में उस दुनिया का उल्लेख हुआ है जहां इतनी तेजी से बदलाव हो रहा है कि एक ही दिन में सब कुछ पुराना पड़ जाता है। उस बदलाव के माध्यम से इस ओर भी संकेत किया गया है कि इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, यहाँ स्मृतियों के भरोसे जीना कठिन है। तो समझ में आया। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो हम अपनी याददाश्त के भरोसे नहीं रह पाते। जिन चीजों को हमने पहले देखा है वो बहुत तेजी से बदल जाती है। प्रश्न संख्या 2 है, नए इलाके में कविता का शीर्षक कितना सार्थक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल सार्थक इसलिए क्योंकि जिस जगह से हम निकल रहे हैं वो जगह तो हमारे लिए पुरानी है, लेकिन जब हम लौट के आते हैं तो वो इलाका हमारे लिए नया हो चुका होता है, क्योंकि वहां पे इतना सारा नवनिर्माण हो चुका होता है ना। नए इलाके में कविता का शीर्षक पूर्णता सार्थक है, क्योंकि शहरी वातावरण में नित नए बदलाव आ रहे हैं, पुरानी पहचान के पैमाने काफी बदल गए हैं। बहुत ढूंढने पर भी पुरानी यादों के सहारे सही पते पर नहीं पहुंचा जा सकता। कम समय होने के कारण जीवन की रफ्तार तेज हो गई है। मनुष्य नए इलाके में अपना अस्तित्व कहीं खो बैठा है, यानी कि जब हम जिस इलाके में हम रहते हैं वही ही हमारे लिए जो है वो नया हो चुका है। सिर्फ नवनिर्माण की भांति नहीं, क्योंकि वो नवनिर्माण के अलावा वहां पे भी बहुत सारी चीजें तेजी से बदल रही हैं, जिसकी वजह से हम उससे अपनी जब तालमेल नहीं मिला पाते तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नए इलाके में कविता में कवि ने किस विडंबना को चित्रित किया है। कौन सी विडंबना। उन्होंने शहरी जीवन
में उस भाग दौड़ भरी जिंदगी और इतनी तेज रफ्तार जिंदगी के बारे में बताया है जिससे अक्सर लोग तालमेल नहीं बैठा पाते, है ना। प्रस्तुत कविता में कवि ने आधुनिक शहरों की विडंबना को दर्शाया है। आज के भागदौड़ वाले युग के जीवन में गति परिवर्तनशील है, यानी कि इतनी तेजी से हम बढ़ रहे हैं आगे कि सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में लोग स्मृतियों के सहारे नहीं जी सकते। आपसी स्नेह और संवेदनाओं के लिए लोगों के दिलों में कोई जगह नहीं है। हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं कि हमारे अंदर दूसरों की दुख तकलीफ देखने, उनको सांत्वना देने, उनकी तकलीफों को में उनकी मदद करने तक का हमारे पास समय नहीं होता। तो एक तरीके से इस भागदौड़ भरी जिंदगी जहां पल पल इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहा है, उसमें एक तरीके से मनुष्य असंवेदनशील होता चला जा रहा है। नए इलाके में कविता में कवि ने नए इलाके की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। अब वो क्या विशेषताएं बतला रहा है कि वहां पे बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, नई नई बिल्डिंग बन रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, सब कुछ, है ना। नए इलाके कविता में कवि ने नए इलाके में प्रतिदिन बनने वाले नए मकानों, नई इमारतों की चर्चा की है। रोज रोज होने वाले निर्माण कार्यों के कारण सामाजिक परिवेश बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है। लोग अपने पड़ोसियों को भी नहीं पहचानते और ना ही उनमें आत्मीय संबंध रखते। नया सृजन पुरातन के ध्वंस पर हो रहा है, यानी कि जो नया निर्माण हो रहा है वो पुराने को गिरा कर हो रहा है। इसीलिए परंपराएं एवं मूल्य समाप्त हो रही। क्या हो रहा है, हमारी जो परंपराएं, पुरानी परंपराओं के ऊपर नई परंपराएं खड़ी करती जा रही, लेकिन पुरानी परंपराओं के मूल्य को कोई नहीं समझ रहा है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया कहकर कवि क्या बताना चाहता है। बहुत तेजी से होते परिवर्तन को बतला रहा है। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया कहकर कवि रोज तेजी से हो रहे बदलाव के विषय में बताना चाहता है। कल जिस स्थान पर कुछ नहीं था, आज वहां ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हैं। जहां भवन था वहां कुछ और बन गया है। परिवर्तन की इस तीव्र दौड़ में एक दिन पहले की निर्मित वस्तुएं भी पुरानी हो जाती हैं, यानी एक दिन पहले जिस चीज को बनाया गया था वो भी पुराना पड़ जाता। नए इलाके में कविता में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कवि कौन कौन सी निशानियां ढूंढता है। अब वो क्या क्या ढूंढ रहा है, वो सबसे पहले खाली पड़ा प्लॉट है, गिरा हुआ पेड़ है, बहुत सारी चीजें, ढहा हुआ मकान है, बिना रंग का फाटक है, ये सारे निशान वो ढूंढ रहा है अपने घर तक पहुंचने के लिए। प्रस्तुत कविता में कवि अपने गंतव्य यानी कि मंजिल तक पहुंचने के लिए पीपल का पेड़, खंडहर बना मकान, जमीन का खाली टुकड़ा, 2 मकानों के बाद रंगहीन लोहे के फाटक वाला 1 मंजिला मकान इत्यादि निशानियों को ढूंढता है, ताकि भाई यही निशानियां उसके घर तक पहुंचने की थी, अब वो इन्हीं को ढूंढ रहा है ताकि वो अपने घर तक पहुंच सके। कवि को अपनी स्मृतियों के निशान कैसे धोखा दे जाते हैं। उसके दिमाग में तो वो पुराना सा खंडहर हुआ मकान, ढहा हुआ मकान, पीपल का पेड़ सब था, लेकिन चूंकि अब वहां पर नया निर्माण हो गया तो वो सारी चीजें हट गई, इसलिए उसकी याददाश्त में जो चीजें थी वो उसे धोखा दे जाती है। कवि को अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि रोज रोज नए बसते इलाके में रोजाना बनते मकानों के कारण पुरानी निशानियां समाप्त हो जाती है। इस तरह कवि को अपनी स्मृतियों के निशान धोखा दे जाते हैं। उसके दिमाग में जो सारी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उसे उसका साथ नहीं दे पाती। इस कविता में कवि ने इन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के रहने की जगह को कैसे उजागर किया है। अब हम आ गए अपनी दूसरी कविता खुशबू रचते हाथ में। क्वेश्चन दिया है कि ये जो हमारी कविता है खुशबू रचते हाथ, इनमें जो खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के रहने की जगह है उसे उन्होंने कैसे बताया। उन्होंने बताया है कि पतली पतली गलियां हैं, गंदगी है, कूड़े के ढेर हैं, नाले हैं, ये सारी चीजों के माध्यम से बताया है कि ये जगहें बहुत ही बदबूदार हैं और बहुत ही गंदी है ना। इस कविता में कवि ने इन खुशबूदार अगरबत्ती बनाने वालों के बारे में बताया है कि वे लोग खुशबू से कोसों दूर है। ऐसा कवि ने इसलिए कहा क्योंकि अगरबत्ती का कारखाना अक्सर किसी तंग गली में, घरों और सड़कों के किनारे गंदे पानी के बहाव के लिए बनाए गए रास्ते के पार, अब वो गंदा पानी का बहाव क्या हुआ, वो नाला और बदबूदार कूड़े के ढेर के समीप होता है।
ऐसे स्थानों पर कई कारीगर अपने हाथों से अगरबत्ती बनाते हैं। तो इतनी बदबूदार जगहों पर रहकर ये लोग इतनी खुशबूदार चीजें बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगरबत्तियां बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। अब जैसे उन्होंने यहाँ पर बताया है कि नए नए कोमल पीपल के पत्तों से हाथ, ये बताए गए ना, तो इसके माध्यम से उन्होंने छोटे बच्चे भी इस घरेलू उद्योग में यानी कि अगरबत्ती के बनाने के कार्य में लगे हुए हैं। तो अब यहाँ पर बताया गया है कि ये सभी क्या है, अब काम कर रहे हैं तो बाल मजदूर हैं। अब इनके जीवन में सुधार लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? खुशबूदार अगरबत्तियां बनाने वाले बाल मजदूरों के जीवन में सुधार लाने का सबसे अच्छा उपाय है उनके हाथों में पुस्तकें पकड़ाना, यानी कि वो छोटे छोटे हाथ काम ना करके पढ़ाई करें और उन्हें विद्यालय की ओर ले जाना। ठीक है, तो उनको पढ़ा। अब ऐसी जगहों पर ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाए भी जाते हैं। इससे ये बाल मजदूर पढ़ लिख कर कार्य कुशल बन जाएंगे। इनके लिए पढ़ाई के साथ साथ विभिन्न कामों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तो करना है, लेकिन और भी प्रशिक्षण इनको दिए जाने चाहिए ताकि ये बाल श्रमिक कुशल कारीगर बनकर स्वयं रोजगार कर सकें। तो जब ये काम पढ़ाई लिख कर लें और जब काम करने की उम्र में आए तो अपनी उस टेक्निक यानी कि जो टेक्निकल नॉलेज इनको दी जाएगी उसका इस्तेमाल करके ये अपना रोजगार लगा सकें और मजदूर बनकर जीवन बिताने के लिए विवश ना हो। इससे इस वर्ग के बच्चों का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा और राष्ट्र से गरीबी जैसी समस्या का भी समाधान निकलेगा। और जब ये लोग पढ़ जाएंगे, तकनीकी नॉलेज ले लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, ये अपना रोजगार लगाएंगे। जब अपना रोजगार लगाएंगे तो अपने लिए तो जीविका पैदा करेंगे ही, लेकिन उस रोजगार में ये 4 और बेरोजगारों को भी काम देंगे। तो इस तरीके से सरकार की जो बेरोजगारी की समस्या है वो भी कम होगी और देश का भी डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 10 है, आपके अनुसार अगरबत्ती बनाने वाले लोगों के प्रति समाज का क्या कर्तव्य है? अब ये लोग इतनी गंदी जगहों में रहते हैं, इतनी बदतर हालात है उनके, कि उनके हमारे लिए ये कर्तव्य बनता है कि हम इन लोगों को जो है जागरूक करें। बहुत जरूरी है कि वो पढ़े लिखें, क्योंकि जागरूक करना और एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए पहले जरूरी है शिक्षा प्राप्त करना। तो इन्हें शिक्षा की तरफ अग्रसर करना पहला कार्य होगा। इस कविता में दिखाया गया है कि खुशबू रचने वाले अर्थात अगरबत्ती बनाने वाले प्रायः बाल मजदूर होते हैं जो शहर की गंदी बस्तियों एवं बदबूदार स्थानों पर रहते हैं। इन बाल मजदूरों के प्रति समाज का कर्तव्य यह है कि वे इन बाल मजदूरों के प्रति संवेदनशील बनके उनकी शिक्षा और उत्थान के लिए आगे आएं। बहुत जरूरी है कि हम सभी इस तरीके में सोचें कि भाई ये लोग क्यों ऐसी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। इन लोगों को जागरूक करो और इनको शिक्षा की तरफ लेकर जाओ, क्योंकि बाल मजदूर के रूप में काम करने से वे पढ़ लिख नहीं सकेंगे। उनके खेलने कूदने से के दिन मजदूरी करने में बीत जाएंगे, तो उनका एक तरीके से बालपन भी खत्म हो रहा है और भविष्य भी कहीं गर्द में जा रहा है। ऐसे में ये बच्चे आजीवन मजदूर बनकर रह जाएंगे। बाल मजदूरी की ये समस्या समाज और राष्ट्र के विकास के लिए घातक है। अगर इस तरीके से बाल मजदूरी होगी तो आने वाली जो पीढ़ी होगी वो निरक्षर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं देश और समाज के लिए भी बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। अतः समाज व राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इस समस्या को खत्म किया जाए। तो पहली चीज ये देखिए कि इन लोगों को शिक्षित करेंगे तो ये लोग भी अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेकर जाएंगे, तो ये बाल मजदूर जैसी समस्या खत्म होगी। जब वो खत्म होगी तो धीरे धीरे डेवलपमेंट भी होगा। प्रश्न संख्या 11, खुशबू रचते हैं हाथ कविता में कौन सी समस्या दिखाई गई है जो समाज के लिए घातक है? इसमें सबसे जो घातक समस्या दिखाई गई है, छोटे छोटे बच्चों द्वारा मजदूरी करना अर्थात बाल मजदूरी, है ना। किसी भी देश में उस देश के बच्चे ही उसका भविष्य होते हैं। इन बच्चों के बाल मजदूर के रूप में काम करने से वह पढ़ लिख नहीं सकेंगे। उनके खेलने कूदने के दिन मजदूरी में बीत रहे हैं। ऐसे में वे बच्चे आजीवन मजदूर बन के रह जाएंगे। बाल मजदूरी की समस्या समाज और राष्ट्र के लिए खराब है। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे बड़ी समस्या जो बाल मजदूरी है वो दिखाई गई है, जो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए घातक है। खुशबू की रचना करने वाले लोग किस उम्र के हैं? कविता के किस भाग में इसके बारे में पता चलता है? तो देखिए, कविता में जो है उन्होंने हाथों के माध्यम से इन सभी की उम्र के बारे में बताया है।
उभरी नसों वाले हाथ, कटे पिटे हाथ, कोमल पत्तों से हाथ, जूही की डाल से नाजुक हाथ। तो इन सभी के माध्यम से उन्होंने उस उम्र के लोगों के बारे में बताया है कि बूढ़े, बच्चे, जवान, युवतियां, मजदूर सभी जो हैं वो इस कार्य में लगे हुए हैं। खुशबू की रचना करने वालों में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और लड़के लड़कियां अर्थात हर उम्र के लोग शामिल। इसका पता हमें कविता के उस भाग से चलता है जहां उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथों का वर्णन किया गया है। तो जहां हाथों का वर्णन है उससे हमें पता चलता है। प्रश्न संख्या 13, इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या बताना चाहता है? अब वो क्या कह रहा है? इन्हीं गंदे मोहल्ले के गंदे लोग, यानी कि जो अगरबत्ती बनाने वाले लोग हैं वो इतने गंदे मोहल्लों में रहते हैं, बदबूदार मोहल्लों में रहते हैं और वहीं पर रहकर ये इतनी खुशबूदार चीजों का निर्माण करते हैं। इस पंक्ति द्वारा कवि अमीर वर्ग का उन गरीब अगरबत्ती बनाने वालों की ओर दृष्टिकोण दिखाना चाहता है कि मतलब जो अमीर लोग हैं वो कैसे इन लोगों की तरफ देखते हैं कि ये लोग गंदी बस्तियों में रहते हैं। कवि कहता है इसी तंग गली में पूरे देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनती हैं। उस गंदे मोहल्ले में गंदे लोग अर्थात गरीब लोग केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी की खुशबू वाली अगरबत्तियां बनाते। यह एक विडंबना ही है कि दुनिया की सारी खुशबू उन गलियों में बनती है जहां दुनिया भर की गंदगी समाई होती। लोग इन खुशबूदार अगरबत्तियों को तो पसंद करते हैं परंतु उन गरीब लोगों की समृद्धि के लिए कुछ नहीं करते। कहने का मतलब यहाँ पर है कि वो ये अगरबत्तियां तो चाहते हैं कि इनको मिले, लेकिन इन गंदे लोगों की बस्तियों में न जाना चाहते हैं और ना ही उनको ये जगहें पसंद है। प्रश्न संख्या 14 है, कविता में कवि द्वारा अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथों को किस तरह दिखाया गया है? अब जैसे बूढ़े लोग हैं तो उनके हाथों को कैसे दिखाया गया? उभरी नसों वाले हाथ। जो नई नई लड़कियां हैं, जो यंग लड़कियां हैं, उनके हाथों को बताया गया जूही की डाल जैसे हाथ। छोटे बच्चे जो हैं उनके हाथों को दर्शाने के लिए उन्होंने कोमल पीपल के पत्तों जैसे हाथ बताए। जो मजदूर लोग हैं वो काम कर रहे हैं तो उनके कटे फटे घिसे नाखूनों वाले हाथ बताए गए। तो इस तरीके से हाथों के माध्यम से उन कारीगरों के द्वारा क्या काम किया जाता है, वो किस उम्र के हैं, ये बताने का प्रयास लेखक ने यहाँ पर किया है। कविता में कवि द्वारा अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों के हाथों को तरह तरह का बताया गया है। किसी के हाथों में उभरी हुई नसें होती हैं, किसी के हाथों के नाखून घिसे हुए होते हैं, कुछ बच्चे भी काम करते हैं जिनके हाथ पीपल के नए पत्तों की तरह कोमल होते हैं, कुछ कम उम्र की लड़कियां भी होती हैं जिनके हाथ जूही के फूल की डाल की तरह खुशबूदार होते हैं, कुछ कारीगरों के गंदे कटे फिटे चोट के कारण फटे हुए ये भी हैं। अब उनका काम ऐसा है कि उनके हाथ घिस जाते, नाखून घिस जाते हैं, हाथ कट जाते हैं। कवि कहता है कि दूसरों के लिए खुशबू बनाने वाले खुद ना जाने कितनी और कैसी तकलीफों का सामना करते हैं, कि उनका जीवन कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है, ये बात उन हाथों के माध्यम से कवि ने व्यक्त कर दी है। प्रश्न संख्या 15 है, जख्म से फटे हाथ मजदूरों की किस दशा की ओर संकेत करते हैं? अब मजदूर हैं तो उन्हें अपने जीवन यापन के लिए वो मजदूरी करनी पड़ रही है, यानी कि उनको अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है, जिसके चलते उनके हाथ कट-फिट जाते हैं, उनको चोटें लग जाती हैं। जख्म से फटे हाथ मजदूरों की गरीबी और अभावग्रस्तता की ओर संकेत करते हैं। ये मजदूर इतने गरीब हैं कि इन जख्मों के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं और वे मजदूरी ना मिलने के डर से आराम करने के लिए कोई छुट्टी भी नहीं लेते। उन्हें लगता है कि अगर हम आराम करेंगे तो हमारे उस दिन पैसे की कमाई नहीं होगी, तो हमारे घर में रात में चूल्हा नहीं जलेगा। तो ये सारी तकलीफें उन्हें लगातार काम करने के लिए बोलती हैं और जो उन्हें चोट लग गई है उसका इलाज करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। ये उनकी अभावग्रस्तता को दिखाता है। तो ये थी हमारी स्पर्श बुक का अंतिम अध्याय, जिसका आज हमने कर लिया अपने कुछ वर्णनात्मक प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी बुक संचयन भाग 1 की तरफ, जिसमें है हमारे पास 4 अध्याय और उस बुक से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वर्णनात्मक प्रश्न ही आने वाले हैं।
तो जाहिर सी बात है कि उसमें जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे वो दीर्घोत्तरीय रहेंगे, तो उनको हम उसी तरीके से तैयार करेंगे। तो बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करते हैं अपनी संचयन बुक। तब तक फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट्स है, वीडियो कैसा लगा या कुछ और आप चाहते हैं कि आपको हम पढ़ाएं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। जल्दी हम मिलेंगे दोबारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।